दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का 8वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये वीडियो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ परीक्षा, लोअर पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 8। दोस्तों आज की वीडियो का या आज का जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, इसका पहला प्रश्न है भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूपों की चर्चा की गई है। यानी भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 7, 8, 9 या 10। तो सही उत्तर है दोस्तों भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या जो है वो 9 है। तो 9 भक्ति के 9 रूपों की चर्चा की गई है भागवत संप्रदाय में, जिनको कि नवधा भक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और उसके आधार पर दिए गए कूट का सही चयन करना है आपको। देखिए, अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं का स्थान आपको बताना है कि अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद जो रहे ये रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सरोजनी नायडू, आप जानते हैं कि सरोजनी नायडू कानपुर में 1925 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसकी अध्यक्ष थी। और आप जानते हैं प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। मोतीलाल नेहरू, दोस्तों मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919 के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन 1934 में इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, नवजीवन एम के गांधी, नवजीवन एम के गांधी ये सही सुमेलित है क्योंकि नवजीवन पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा संपादित की गई थी। स्वराज्य टी प्रकाशम सही है। प्रभात एनसी केलकर द्वारा। कौमी आवाज़, दोस्तों कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद ये जो दे रहे हैं ये सही नहीं है क्योंकि कौमी आवाज़ उर्दू अखबार था। इसका प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ में प्रारंभ किया गया था और 1997 में इस अखबार का प्रकाशन बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कौमी आवाज़ है ये अबुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित नहीं है, बल्कि ये उर्दू का एक समाचार पत्र है जिसको जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने संपादित या प्रकाशित किया था। तो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी आपका। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। घटनाएं हैं जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर और दीन ए इलाही की स्थापना। तो देखिए, जजिया की समाप्ति 1564 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। और इबादत खाना का निर्माण ये आपका 1575 ईस्वी में हुआ था। मजहर या महजर पर हस्ताक्षर जो थे ये 1579 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। तो इस आधार पर जब आप सही कूट का चयन करेंगे तो हो जाएगा जो है ऑप्शन आपका ए 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 जो है ये अकबर के शासनकाल की घटनाओं का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो सही उत्तर है दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो सही उत्तर है आपका औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो आप जानते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। तो BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और इस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उनसे संबद्ध देश। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, विली ये ऑस्ट्रेलिया में आने वाला चक्रवात है। टैफू आपका दोस्तों जापान में आता है।
बगुइयो बगुइयो जो है ये फिलीपींस में आता है बगुइयो, और हरिकेन्स यूएसए में आता है। तो सही मिलान हो जाएगा बिली विलीज ऑस्ट्रेलिया, टैफू जापान, बगुइयो फिलीपींस और हरिकेन्स जो हैं ये आपका यूएसए यानी अमेरिका में आता है। 8वां प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और 1 प्रकार की बंधुता यानी भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 भ्रातृत्व। इस प्रकार का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें से कौन शामिल है। तो ऑप्शन देखिए, बुद्ध, राम, नवाब और महाराज। तो इसमें दोस्तों जो क्रम है दिए गए कूट का सही क्रम वो हो जाएगा कि देखिए इसमें होता ये है कि बुद्ध, नवाब और महाराज के संबंध में पर्याप्त प्रमाणिक लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। राम के संबंध में जानकारी रामायण महाकाव्य से हो पाती है। ये भी लिखित महाकाव्य है लेकिन इसे धार्मिक श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए राम ऐतिहासिक पूर्व काल के नहीं माने जाते हैं। तो देखा जाए तो इसमें नवाब हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे। देखिए नवाब, बुद्ध और महाराज ये जो हैं उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक पूर्व काल की विशेषताओं में आते हैं। तो 3, 4 और 1 यानी नवाब, महाराज और बुद्ध ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति की ऐतिहासिक पूर्व काल में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य विज्ञान से या पर्यावरण से ग्रीन वाश का अर्थ क्या है या ग्रीन वाश किसे इंगित करता है। झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना और पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो सही उत्तर है दोस्तों, ग्रीन वाश वो स्थिति है जहां पर एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में कुछ लोगों को गुमराह करता है, यानी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ये ग्रीन वाश कहलाता है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार हम इसको लगा दे रहे हैं। ग्रीन वाश पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा इसको इंगित करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और इसके आधार पर दिए गए कूट से आपको सही चयन करना है। तो इसमें कोयला क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्यों को देखते हैं। दोस्तों राजमहल ये झारखंड का कोयला क्षेत्र है। सुहागपुर ये मध्य प्रदेश में है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है और रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र में आता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 117, 240 या 249। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 ये जो है ये संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। भारत राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में जनतांत्रिक व्यवस्था है और देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। दोस्तों गणतंत्र जो होता है उसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ब्रिटेन में राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत होता है, इसलिए वहाँ गणतंत्र नहीं है। हमारी जो शासन व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक है, क्योंकि हमारा अध्यक्ष या राज्य का अध्यक्ष जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को रिपब्लिक कहा जाता है। जबकि
ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो गणतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है और भारत में ऐसा व्यवस्था अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो शून्य आधारित बजट सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही है। और दोस्तों भारत में अगर जो बात किया जाए तो इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी और 1986 का जो बजट था उसके निर्धारण में शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेपो रेट विचारणीय होता है किस संबंध में। मौद्रिक नीति के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत, श्रम नीति के अंतर्गत या जनसंख्या नीति के अंतर्गत आपको बताना है। तो दोस्तों रेपो रेट क्या होता है पहले जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं और ये जो है मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है हमारी, उसके अंतर्गत ये विचार का मुद्दा होता है। तो सही उत्तर है आपका कि रेपो रेट मौद्रिक नीति के अंतर्गत विचारणीय होता है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए विंध्याचल मिर्जापुर ये सही सुमेलित है, देवा शरीफ बाराबंकी में सही है, हस्तिनापुर मेरठ में है, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद। तो दोस्तों ये आपका सही सुमेलित नहीं है। श्रृंगवेरपुर फैजाबाद ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज जिले में स्थित है। तो सही सुमेलित अन्य है विंध्याचल मिर्जापुर में, देवा शरीफ जो है बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ में, जबकि श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में है न कि फैजाबाद में। अगला प्रश्न है नीली नील या ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है आपको बताना है। ऑप्शन है विक्टोरिया, ताना, एडवर्ड या एल्बर्ट। तो सही उत्तर है ब्लू नाइल नदी या नीली नील नदी दोस्तों इथोपिया की ताना झील से निकलती है और श्वेत नील और नीली नील नदियों के परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ताना झील से नीली नील नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। कुछ रासायनिक पदार्थ हैं कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड। तो सही उत्तर है दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग दोस्तों रंगीन कांच बनाने के लिए, इसको गहरा नीला रंग देने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर में होता है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl Cl2। तो ये एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। ये सामान्य तौर पर देखा जाए तो ऑक्सीकरण के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। जल में विलेय होता है लेकिन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण एक स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अमरबेल, तना परजीवी, इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। देखिए अमरबेल तना परजीवी है, ये आपका सही सुमेलित है। चंदन जड़ परजीवी है, सही सुमेलित है। आर्किड अधिपादप या एपीफाइड होते हैं, ये भी सही है। और घटपाड़ी के बारे में जो कह रहे हैं जलोद्भिद, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। घटपाड़ी के बारे में ऐसा इसलिए है क्योंकि घटपाड़ी नेपथेंसी कुल का कीट भक्षी पौधा है और ये मुख्यतः शाक होते हैं, ये जलोद्भिद नहीं होते हैं और ये दलदली और अधिक नम स्थानों पे उगते हैं। और देखिए होता ये है कि ये जो घटपाड़ी होता है ये भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा जो है जहाँ पे कम होती है वहाँ पे कीट पतंगों को पकड़कर अपनी नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है।
अगला प्रश्न है जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, और दूसरा कथन है कि जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं। वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उनको जीवाणु भोजी कहा जाता है। तो ये आपका कथन एक सही है। दूसरी बात ये कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीवाणु भोजी का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं जीवाणु भोजियों के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था कब? वर्ष 1994 में, 1995 में, 96 में या 97 में? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय वर्ष 1994 में बनाया गया था। रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब होता है रुपए का विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्राओं से रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से, और भारतीय रुपए को 1994 से चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में J.E. स्पेंसर और W.L. टॉमस ने विश्व के कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? ऑप्शन है 9, 10, 11 और 12। तो दोस्तों अमेरिकी भूगोलवेत्ता J.E. स्पेंसर और W.L. टॉमस ने दुनिया को 11 सांस्कृतिक प्रदेशों में या 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था और कहां पर? ऑप्शन है 2003 में चेन्नई में, 2003 में बेंगलुरु में, 2003 में हैदराबाद में या 2003 में केरल में? तो दोस्तों जैव विविधता अधिनियम जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 था, उसको कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों जैव वानिकी या बायोनोमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, इसके अलावा यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, और तीसरा यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है। ये आपके प्रश्न में दिए गए कथन हैं। लेकिन जैव वानिकी दोस्तों बायोनोमिक्स शब्द बायो और नोमिक्स से मिला है। बायो का अर्थ जीवन होता है जबकि नोमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से उत्पन्न है, इसका अर्थ नियम या लॉ होता है। बायोनोमिक्स शब्द का अर्थ जीवन का प्रबंधन नहीं बल्कि जीवन के नियम होता है, और ये परिस्थिति का पर्याय है। साथ ही प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन नहीं बल्कि जीवन का नियमन होगा, और दूसरा ये पारिस्थितिकी का पर्याय है, ये आप जानते हैं सही है। और इसके अलावा यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर जोर देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन 2 और 3 ये आपके सही हैं जैव वानिकी के संबंध में। अब आइए देखते हैं दोस्तों गणित से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है, एक श्रेणी दी गई है 4, 9, 25, उसके बाद गैप है, फिर 121, 169 और 289। इसमें से लुप्त संख्या बताना है आपको कि इस श्रेणी में लुप्त संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों जो संख्याएं हैं, पहली संख्या जो 4 है ये 2 का वर्ग है, दूसरी संख्या 3 का वर्ग है, तीसरी संख्या 5 का वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या जो हो जाएगा ये 7 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे 11 का स्क्वायर है, फिर 13 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद 17 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर 49 हो जाएगा खाली जगह पे। अब आइए देखते हैं अगला, यदि a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 6, तो यदि 0 हो तो प्रिवेंट का अंगमान कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कह रहे हैं a b c, a इज इक्वल टू 2 × 1 2, b मतलब 2 × 2
4, सी का मतलब 2 गुणे 3, यानी जिस अंक पे ये संख्या है 2 का मतलब 2 गुणे 1, 2 का मतलब बी का मतलब 2 गुणे 2, सी का मतलब 2 गुणे 3। तो इसी प्रकार प्रिवेंट का बता रहे हैं, प्रिवेंट का पी जो है 16वें स्थान पे है, 2 गुणे 16 हो जाएगा। आर 18वें स्थान पे है तो 2 गुणे 18 हो जाएगा। ई का मान हो जाएगा आपका 5वें स्थान पे है तो 2 गुणे 5। तो इसी प्रकार जब आप जोड़ेंगे प्रिवेंट का तो देखिए प्रिवेंट का मतलब क्या हो जाएगा 200। जब सारे अक्षरों को जो इस क्रम पे आते हैं जिस नंबर पर, उनमें 2 का गुणा करके आप जब इन अक्षरों को जोड़ेंगे तो इसका अंकीय मान 200 हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न संख्या 28 में दोस्तों कि कुल कितने आयत हैं आकृति में, आपको बताना है। तो आयतों की संख्या देखिए, एक फलक से जो आयत बनते हैं उसकी संख्या हो जाएगी 5। एक फलक से जो आयत बनते हैं उसकी संख्या 5 हो जाएगी। आप गणना करके आयत निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आयत है, ये 1 है, 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है। देखिए इस तरह से एक फलक से बनने वाले आयतों की संख्या आपकी 5 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जब आप एक फलक से गिनेंगे तो ऐसे 1, 2, 3, 4 ये हो गया और बीच वाला 5। फिर जब 2 फलक से आप जोड़ेंगे तो 2 फलक से बनने वाले आयतों की संख्या आपकी 4 हो जाएगी। जैसे 2 फलक यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4। तो 5 हो गया, फिर 4 हो गया 2 फलक से बनने वाले आयत। फिर 3 फलक से बनने वाले आयतों की संख्या देखिए, एक फलक ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 और एक फलक यहाँ से यहाँ तक 2। तो 3 फलक से बनने वाले आयतों की संख्या 2 हो जाएगी। देखिए 2 जो हो जाएगा ये 2। तो इसके अलावा कुल आयत जो हो जाएंगे आपके 5, 4, 9, 2, 11। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 आयत इस चित्र में कुल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, x का मान जो QCP को एक सरल रेखा बना देती है वो क्या है। तो x का मान यहाँ पे 3x + 10 को बताना है और 2x यहाँ पे बताना है कि x का मान क्या है जो QCP को एक सरल रेखा बना देगी। यहाँ QCP को एक सरल रेखा बनाने में x का मान क्या होगा, तो आपको बताना है। दोस्तों QCP को सरल रेखा बनाने के लिए क्या होगा कि जब इसका मान 180 डिग्री हो जाएगा तो वो एक सरल रेखा बन जाएगी। तो आप ऐसे गणना कर लीजिए, 3x + 10 + 2x = 180। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आगे सॉल्व करिए। देखिए 3x + 10 + 2x यानी 5x + 10 = 180, 5x = 170, x = 170/5 हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 34 डिग्री हो जाएगा x का मान। अगला प्रश्न है, यदि एक घन की भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला है दोस्तों +-x +-x और उसके बाद +-10x -10/100 × 100। तो यहाँ पर देखिए जब x² आपका हो जा रहा है तो जब आप देखेंगे तो कितना परिवर्तन होगा, आयतन में जो परिवर्तन होगा वो 27.1% परिवर्तन हो जाएगा जब आप इसको फार्मूले पे देखिए +-x +-x। उसके बाद जब आप करेंगे उसके बाद कोष्टक में प्लस करेंगे, उसके बाद कोष्टक में आपका आ जाएगा +-x और गुणे +-x/100 इंटू 100। ये जो है 100 को जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें x की जगह पे 10 आपको हर जगह रखना है। तो -10 रखा जाएगा। तो जब ये उत्तर आप जोड़ेंगे तो इसमें 27.1% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, a b से 5 वर्ष छोटा है, b c से 3 गुना बड़ा है। यदि c 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था तो a की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए c की आयु x वर्ष आप मान लेते हैं। c की आयु जब x वर्ष मानते हैं तो जो b है, b की आयु हो जाएगी 3x।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी की आयु 3x हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु, ए कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु बी से 5 वर्ष छोटा है, यानी ए 3x माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि बी 3x है। अब इसको हल करेंगे कि 4 साल पहले सी की आयु 10 वर्ष थी, तो 4 साल पहले यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x का मान आज 14 साल हो जाएगा। देखिए x का मान आज 14 साल हो जाएगा। तो इस आधार पर आप गणना कर सकते हैं। a की वर्तमान आयु 14 या 42 में से 5 जाए 37 हो जाएगा, और 6 साल बाद a की आयु 43 वर्ष हो जाएगी। तो सही उत्तर आपका 43 हो जाएगा। यदि 5, 10, 15 और यक्स का औसत 20 है तो यक्स का मान कितना होगा? ये बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। औसत की गणना जैसे करते हैं, 5 + 10 + 15 + एक्स का औसत जो है ये 20 है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, तो 5, 10, 15 + x बटे 4 इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा कि 30 + x बराबर 80। 30 + x बराबर 80 हो जाएगा आपका। x का मान हो जाएगा आपका 50। तो सही उत्तर 50 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ संत शहीद थे, सत्य है? तो तर्क वाक्य कुछ शहीद संत असंत नहीं थे कि सत्य अथवा असत्य होने में क्या अनुमान किया जा सकता है? प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि कुछ संत शहीद थे, यानी यहाँ पर अगर जो आप संत की बात करें तो कह रहा है कुछ संत शहीद थे, तो कुछ संत शहीद हो जाएंगे। उसके अलावा कह रहा है कि देखिए कुछ शहीद असंत नहीं थे, इसके सत्य या असत्य होने की कितनी संभावना है? तो सही उत्तर कितना हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि ये सत्य होने की संभावना अधिक है। तो इसलिए ये असंगत नहीं होगा, क्योंकि देखिए कुछ संत शहीद थे तो सत्य है, तो कुछ शहीद असंत नहीं थे, ये निश्चित रूप से सत्य होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है? तो आप जानते हैं कर्नाटक जो है कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कर्नाटक के बाद जो है केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। तो सबसे अधिक कॉफी उत्पादन भारत में कर्नाटक राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान या फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण सदैव जैव समृद्धता को या जैव विविधता को बढ़ावा देता है? ऑप्शन देखिए, भितरकणिका नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केओलादेव घाना नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सही उत्तर है दोस्तों केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में स्थित है, और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, और ये पार्क प्लवमान अपघटित पौधों से युक्त है जिनका स्थानिक नाम फुमडिस है। फुमडिस इसको स्थानीय नामों को कहते हैं जो कि तैरते हुए वनस्पतियों का समूह है। तो मणिपुर में स्थित है दोस्तों केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से, 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया था। वित्तीय साक्षरता सप्ताह, तो इसका थीम क्या था? तो सही उत्तर है दोस्तों वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह मनाया गया था, ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण, ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह का मुख्य विषय था। अगला प्रश्न है 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों S.M. सुब्रमण्यम। S.N. सुब्रमण्यम को 6 फरवरी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है, और वह L&T लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक हैं। उनका कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष का है। अगला प्रश्न है 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 कहां आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच, जिसका नाम युद्ध अभ्यास 2020 है, ये 16वां संस्करण था, और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में ये आयोजित किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया था। इसमें कौन से कथन आपके सही हैं? तो देखिए, इसमें बताना है कि इस सूचकांक में 162 देशों को शामिल किया गया था। डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला था और सूचकांक में भारत को 111वां स्थान मिला था। तो जानते हैं, ये जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया था, इसमें 162 देशों को शामिल किया गया था। आपका कथन एक सही है। इसके अलावा दोस्तों, इस सूचकांक में न्यूजीलैंड को, डेनमार्क को नहीं, न्यूजीलैंड को जो है सर्वोच्च स्थान दिया गया था और भारत को 111वां स्थान मिला था। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन ए आपका सही है। 1 और 3 सही है। सूचकांक में डेनमार्क नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, 1 से 15 फरवरी 2021 के बीच राष्ट्रीय जनजाति पर्व आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, रांची या भुवनेश्वर। तो सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रीय जनजाति पर्व आदि महोत्सव नई दिल्ली के INA स्थित दिल्ली हाट में आयोजित किया जा रहा है। तो सही उत्तर है आपका नई दिल्ली। दोस्तों, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया और इसका आयोजन जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संस्थान यानी ट्राइफेड के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने महत्वपूर्ण GIC परीक्षा यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। ये परीक्षा GIC प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन के साथ साथ UP PCS प्रारंभिक परीक्षा, लोअर PCS, RO तथा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा या कितना आपके लिए लाभदायक हो रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।